इंटरव्यू लेने वाले जितने भी मेंबर हों, आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, चीज़ें क्या होनी चाहिए, हम अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। आपसे पहले लाइक जब आपकी बारी आई, तो आपकी बारी आने से पहले जो साहब थे उनका जब इंटरव्यू हो रहा था वो पजल हो गया, वो हीरा गर्म हो गया। जब वो हीरा गर्म हुआ तो उस हीरे ने उठते हुए उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, वो कंफ्यूज था, तो वो चेयर टेढ़ी हो गई। समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल वो चेयर यहाँ आ गई। आपसे पहले वाले बंदे के साथ ये वकूआ हो चुका है, लेकिन चूंकि एक कमिटेड टाइम होता है तो उस टाइम में इतना टाइम नहीं था कि चेयर को सीधा करवाया जाता। ये बात समझ आ रही है? आपसे पहले जिस बंदे ने इंटरव्यू दिया उस बंदे ने इंटरव्यू के दौरानिए में वो पजल हो गया, तो जब वो पजल हुआ, वो परेशान हुआ, तो उस परेशानी की वजह से वो चेयर भी टेढ़ी फेढ़ी छोड़ता हुआ वो बाहर निकल गया। अब जब आपकी बारी आई तो आपने ये याज़ेन में रखना है कि आपका ने जब 2 पीस स्टिच करवाना है तो वो 2 बटन वाला हो और ऊपर वाला बटन बंद हो, नीचे वाला खुला हो। ये देख रहे हैं मुझे? ऊपर वाला बटन बंद होगा और नीचे वाला बटन खुला होगा। उसके बाद आपको वो कहा गया कि जी सर अब आपकी बारी है, या बेल हुई, या बताया गया कि सर आप जाइए। तो जब आपने जाना है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो दरवाज़ा खोलने का अमल है। तो दरवाज़ा खोलने के अमल में आप हल्का सा उसको नॉक करें, हल्का सा आप नॉक करें, और नॉक करते हुए आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ये यहाँ से जगह दीजिएगा। लाइक हमें ये दरवाज़ा नॉक करना था, तो आप थोड़ा सा नॉक कर लें, ये 3 दफ़ा काफ़ी। उसके बाद आप इसको आराम से खोलें, और खोलने के बाद स्लाइटली जिस तरह से आप इसको नीचे लेके जाते हैं ना, वापसी पे भी इसको इसी तरीके से करके छोड़ के बंद करेंगे ताकि टक की आवाज़ ना आए। ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करेगा। अगर आपने इसके ऊपर ग्रिप मजबूत रखी तो क्या करेगा? आपके कॉन्फिडेंस। और जो ही आप दाखिल होते हैं, दाखिल होते ही आपने इजाज़त लेनी है, सर मे आई कम इन। वो कहते हैं यस प्लीज़, अब आप अंदर आ जाएं। जब आप अंदर आते हैं, लाइक मैं इस दरवाजे से आ रहा था, सर मे आई कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। पूरे जेस्चर के साथ, जैसे आपके पुराने जानने वाले, स्माइल के साथ, बेशक कस्टमर स्माइल क्यों ना हो, लेकिन आपने ये फील करना है कि ये तीनों बंदे मेरे पुराने जानने वाले। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ के खड़े हो जाना। वो कहेंगे बैठिए, थैंक यू सर। चेयर आपने सेंटर वाले बंदे के सामने कर लेनी है। इस चेयर के साथ हाथ रखना यूं ही, यहाँ आ जाएंगे, और बैठते हुए हाथ आपका अल्टीमेटली ये देख रहे हैं आप, इस पे चला जाएगा गैर महसूस अंदाज से। दिख भी रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके हाथ ने इस पे रहना है, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड से आपने ये क्या करना है? इसको खोलना है। खोलने के बाद ये आपने हाथ पहले रखा और आप आराम से यहाँ बैठ गए। और बैठते हुए मैंने आपको 2 तस्वीरें दिखाई, तो उनमें गैप था। गैप नहीं आना चाहिए आपकी कमर से गैप नहीं आना चाहिए। आप बेशक उसके बाद यहाँ से अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो कर लें, अपने टाई सीधी करनी है तो कर लें, और ये हो गया। ठीक है? दोनों हाथ आपके अपने बाजू इस्तेमाल करने, अपने टेबल यूज़ नहीं करना। लड़कियों ने अपना पर्स ऊपर नहीं रखना, पर्स वहीं पे नीचे रख देना है, और उसके बाद आपने ये बैठ जाना है। इसके हाथ से ज़्यादा इस हाथ ने मूवमेंट ले ली ना तो ये यहाँ आ सकता है, इससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे। टांगों को ये नहीं करना, ये गलत जेस्चर है। आपकी ये टांगें यूं ही रहेंगी, या ये यूं हो सकती हैं, या ये यूं हो सकती है। इसके अलावा नहीं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ऊपर नीचे ये भी ठीक है, और ये ठीक है, बस। उसके अलावा आपके दोनों हाथ यहाँ रहेंगे। पीछे वालों को नजर आ रहा है? ये दोनों हाथ यहाँ रहेंगे, और आपकी कमर फुल टाइम देख लें कि मैं पीछे टच करके बैठा हूँ तसल्ली से। उसके बाद आप ये बैठे हुए हैं, हाथ आपके यहाँ पे। इन हाथों को ज़्यादा आप फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ हो रहा है, या तो आप इसको यहाँ पर लें। आप रूटीन में घड़ी नहीं पहनते, उस दिन भी मत पहने। अगर आप पहनते हैं तो पहन के, अगर आप रूटीन में घड़ी नहीं पहनते तो मत पहने उस दिन। क्यों? वो आपको इरिटेट करेगी। और घड़ी में कोशिश करें कि ये जो बड़े बड़े कमांडो डायल हैं वो मत पहने, सिंपल और सादा सी घड़ी हो जो आपकी पर्सनालिटी को क्योंकि ये एक असर देना है, तो कोशिश ये करें कि या तो आप घड़ी नहीं पहनते तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं। और अगर आपने पहनते हैं रूटीन में तो बड़े डायल्स वाली हैं, शौकी घड़ियाँ, तो वो रिमूव कर दें। सादा सी घड़ी पहनी हो वो ठीक रहेगी, क्योंकि आपको तंग नहीं करेगी। रिंग के हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप रिंग्स नहीं पहनते तो अच्छी बात है, और अगर आप रूटीन में पहन रहे हैं एक आध तो ठीक है, ज़्यादा पहनी होंगी तो उस पर सवाल होना शुरू हो जाते हैं, और फिर बंदा खुद भी उसको मुतमईन नहीं कर पाता। ये हाथ थे, या ज़्यादा से ज़्यादा ये हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल किया जाए, सवाल आता है अंग्रेजी में, जवाब दें अंग्रेजी में, जहां अंग्रेजी खत्म होती है वहां उर्दू शुरू कर दें। और अगर सवाल आता है उर्दू में तो जवाब उर्दू में ही देते हैं, वहां अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं। लैंग्वेज में सीधी बात समझें कि आपको अगले बंदे को उसी लैंग्वेज में जवाब देना है जिस लैंग्वेज में उसने आपसे सवाल किया है। फिर क्या होता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक मेंबर आपका से सवाल जवाब कर रहा था,
इस सवाल जवाब के दौरानिए में ही आप जवाब दे रहे थे तो दूसरे मेंबर ने सवाल कर दिया, आप चुप कर जाए, थोड़ा सा बॉडी जेस्चर उस तरफ ले आए, माइनर सा, जैसे अब आप उसकी बात तवज्जो से सुन रहे हैं। बात सुनते हुए फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ ऐसा कहा आपको समझ नहीं आया, आप कहें सॉरी सर मुझे समझ नहीं आया, सर प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन दोबारा दोहरा देंगे। ये मैं थोड़ा सा आगे हुआ हूँ कनेक्ट बिल्ड करने के लिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, सर क्या आप अपना क्वेश्चन दोबारा दोहरा देंगे, सर मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया। उसके बाद इनका जवाब दे रहे थे, इधर से सवाल आ गया, आप चुप कर जाए, सीधा इधर हो जाए, उनसे सवाल जवाब एक। फिर हमसे एक ये होता है हम तमहीद बांधना शुरू कर देते हैं, मुझे सवाल का जवाब आता था लेकिन मैं उसकी तमहीद बांधना शुरू कर, आपके पास जवाब देने के लिए 20 to 30 सेकेंड, लिहाजा टू दी पॉइंट। उसने कहा जी पाकिस्तान कब बना, सर 14 अगस्त 1947, बात खत्म होगी, कोई जरूरत नहीं है बताने की कि जनाब 1857 से मूवमेंट स्टार्ट हुई, 1940 में करारदाद मकासद पेश की गई, बहुत से लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी परेशानियों के बाद बना। नो, आसान सा जवाब है 14 अगस्त 1947, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। टू दी पॉइंट, आप 30 सेकंड से आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप तमहीद बांधते हैं और कहते हैं कि मैं आखिर में जवाब दूंगा, अगला बंदा बोर हो जाता है, जब वो बोर होता है वो कहता है जान छुड़ाओ इससे, कनेक्ट इतना होना। अच्छा, देखना किस तरफ है, ये है, आपने अगले बंदे की आंखों में नहीं देखना, माथे पे देखना है। आप आंखों में देखेंगे पजल हो जाएंगे। इंटरव्यू जिससे आप बात कर रहे हैं, जिससे बातचीत हो रही है, उसके माथे पे देखना शुरू कर दें, आंखों में मत देखिएगा। जब आप आंखों में देखेंगे आप पजल हो जाएंगे और आपका आई कांटेक्ट भी मेंटेन रहेगा माथे पे देखने से। ये आंखों से ऊपर वाला जितना पोर्शन है, जब आप इस पे देख के उससे बात कर रहे होंगे तो आपका आई कांटेक्ट भी मेंटेन रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा और आप पजल भी नहीं होंगे। वैसे तो कोई एक बंदा किसी की आंखों में देखो तो एक तपश होती है आंखों की अपनी, और बंदा कांटेक्ट लूज कर बैठता है और उसके बाद बंदा पजल हो जाता है, हीरा गर्म होना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने उसकी माथे की तरफ देखना है और उसको मेंटेन करना है। बात हमने टू दी पॉइंट करनी है, कोशिश ये करनी है कि हम अपने 20 to 30 सेकंड के अंदर अपना जवाब मुकम्मल कर लें। हमें नहीं आता, हमें जवाब नहीं आता, आप सॉरी बोल दें। लेम एक्सक्यूजेस इंटरव्यू में नहीं चलते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें, सर आई डोंट नो, सर मुझे नहीं पता। ये मत कि सर सॉरी वो मेरी बस खराब हो गई थी तो सर मैं तैयारी नहीं कर सका, सर वो क्वेश्चन पेपर तो थे मेरे पास, सर मुझे पता नहीं चला। ऐसी कोई बात आपको नहीं, कोई लेम एक्सक्यूज नहीं देना। आपको नहीं पता, सर बोल दें सॉरी, सर आई डोंट नो। कंजक्टिव 2-4 सवाल आ गए आपको नहीं आते, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है कि जी मैंने आपको एक इस बंदे को मैं कैसे रख लूं जिसकी अच्छी शर्ट नहीं है, तो अगर मैं किसी अच्छी शर्ट के बगैर एक बंदे को रखता हूं तो उसकी क्या वजह हो सकती है, सर उसकी पैंट बड़ी नाइस होगी। बड़ा शॉर्प किस्म का ठीक ठाक किस्म का आंसर है। आपके पास हक नहीं है हैंडशेक करने का, आपके पास राइट नहीं है हैंडशेक करने का। आप हैंडशेक तब करेंगे जब वो बंदा जो मेंबर्स हैं अगर वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं तो आपने हाथ बढ़ाना है, और हाथ मिलाने में 2 सेकंड का रूल होता है। जैसे आपने कहा सामने, बस ये देखिएगा, ये हाथ ये यहाँ ये हमने ये टच करना है अंगूठे के साथ। अगर ये टच हो गया उसके बाद आपकी उंगलियां खुलेंगी नहीं, उंगलियां इकट्ठी रहेंगी, उंगलियां इकट्ठी रख के यहाँ आ गई, ठीक है। 2 सेकंड का रूल है हैंडशेक का, अगर कहा गया है तो, यानी आपको वो खुद हाथ बढ़ाते हैं तो आप हैंडशेक करें और उसके बाद छोड़ दें, और हाथ को थोड़ा सा नॉर्मल सा दबाना, ये ना हो के बाद जो हाथ मालदार है यार है की है मेरे, समझ आई, उन्होंने परेशानी पा दो तो इंटरव्यू भूल जाए, उन्हें पता लगे भाई यार कोई बंदा सेहतमंद आया। लिहाजा आराम से हाथ मिलाओ, ये 2 सेकंड का रूल है, इससे ज्यादा नहीं। फिर अगली चीज इससे कि अगर आप अपनी गुफ्तगू में अपने हाथों का इशारा करते हैं तो एक हाथ आपने यूज करना है, दूसरा हाथ उसको सपोर्ट कर रहा होगा, दोनों हाथ यकदम करेंगे तो ये मुकाबले वाली बात है, ये बहस हो रही है। हमें बहस नहीं करनी है। पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए अगर बॉडी लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपना एक हाथ इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हाथ अगर हम रखेंगे तो उससे नीचे होगा, और अगर आपकी पाम्स अप होंगी तो ये आपके ठीक होने की निशानी है कि आप बंदे जो है ना मुखलिस आदमी है, क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद कहीं अगर आप अपनी ज़ात का हवाला देते हैं तो बेशक, जैसे सर मैं ये कहना चाह रहा था, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, ये बड़ा असर डालती है अगले पे। ये वो 55% है। सर मैं सर दरअसल ये कहना चाह रहा था, सर उस वक्त से लेके अब तक एक हाथ आपका चल रहा है, दूसरा हाथ उसको फॉलो कर रहा है, दोनों हाथ जब बराबर आएंगे तो ये बहस हो जाएगी, ये मुकाबला हो जाएगा। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, क्लियर है। अच्छा, ड्रेस में एक चीज़ अभी, कफलिंग अवॉइड करें, टाइप इन अवॉइड करें, क्योंकि ये ऐसे जेस्चर हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है ना उस सोसाइटी में हम जल्दी पर्सनल हो जाते हैं। लिहाजा वो चीज़ें ना जब चूँकि दुनिया में सिर्फ एक शख्सियत ऐसी है जो ये चाहती है कि बच्चे आगे बढ़ें और वो वालिद है। दुनिया का वालिद ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे बेहतर पोजीशन में जाएं। वालिद के अलावा दुनिया के अंदर जितने लोग हैं
वो हिंड्रेंसेस पैदा करते रहते हैं, वो अपने जूनियर्स को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि उसमें से कुछ ऐसे लोग, मतलब कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हों कि ये बच्चे हमसे भी बेहतर परफॉर्म करें। लेकिन उसमें जो दी बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज़ ओनली योर फादर। ही ऑलवेज वांट्स कि मेरा बेटा मुझसे भी बेहतर जाए, मुझसे भी अच्छा परफॉर्म करे। बाकी लोगों में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, हमारी सोसाइटी का भी यानी वो है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है टाई पिन से भी, मैं तो कहता हूँ अवॉइड करें, आप कफलिंग से भी अवॉइड करें, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो टाई है, टाई का मैंने आपको नहीं बताया, टाई आपकी ये देख लें, जहाँ बेल्ट स्टार्ट हो रहा है ये वहाँ के गिर जाए। अगर ये ज़्यादा गिर भी रही है तो बेल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए, ये टाई बेल्ट के बराबर आके रुक जाए। और अगर ये क्योंकि बाज़ औक़ात ना इसका बड़ा मुश्किल है, जो लोग रेगुलर नहीं बांधते तो उनको आइडिया करना मुश्किल है कि इसको मैं कैसे एडजस्ट करूँ। तो ये अगर बढ़ भी गई है तो बेल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए, और ये इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि ये नज़र आए, ये बेल्ट को टच करे, इसकी टिप जो है, या बेल्ट के एंड तक जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए एक जो है ना वो बेंचमार्क कह लें कि आपकी टाई यहाँ तक जाए, यहाँ तक। अब नॉन वर्बल में चीज़ें क्लियर हो गई। बच्चियों ने वेल किया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेल से, इससे बिल्कुल मत घबराइएगा कि मैंने वेल किया हुआ है। और अगर कोई अबाया करके आती है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शलवार कमीज़ में आपने क्या करना है कि डार्क कलर पहने, और जो वेस्ट कोट है, यहाँ कोई है शलवार कमीज़ में जिसने वेस्ट कोट पहना हुआ है? ज़िंदगी में आदत बना ले बंद जूता पहनने की। क्या करना है? बंद जूता पहनने की। दूसरी बात, नीचे वाला बटन खुला रखना है, पहले से खुला रखना है। ये वहाँ टाइम नहीं देगा, क्योंकि वेस्ट कोट की ना बनावट में थोड़ा सा इशू होता है, इतनी आसानी से ना बटन बंद होता है ना खुलता है। जो नीचे वाला बटन आपने खुला रखना है। कॉलर सामने नज़र नहीं आना चाहिए, जो कॉलर पहनते हैं उसका कॉलर नज़र नहीं आना चाहिए, बाकी सारे बटन बंद हो, नीचे वाला बटन खुला हो, ताकि जब आप बैठें तो पूरे कंफर्ट के साथ बैठ रहे। क्लियर है ये बात? कोशिश करें आप डार्क शेड पहने, कोशिश करें डार्क शेड पहने, और शलवार और कमीज़ एक ही कलर की हो, जैसे भाई ने पहना हुआ है, ये आपने अवॉइड करना। हेयर कट और कोशिश ये करें कि आपके जो चेहरे को सूट करती है अब वो करें, एक। और दूसरा, कम से कम 2 दिन या 3 दिन पहले एक दफ़ा ना फ्रेश हेयर कट करवा लें। 2 दिन करवा लें या 3 दिन। क्यों? बाज़ औक़ात ये होता है उस तरह कोई सही इस्तेमाल नहीं हुआ आपके साथ, तो कोई उसका इन्फेक्शन हो गया तो वो आपको खारिश शुरू हो जाती है वहाँ पे, या कोई दाना निकल आता है, तो वो 2-3 दिन जो है ना उसमें आप अपने आप को सेटल कर लेते हैं। और अगर आपने इमीडिएट करवाया हो ये सारा कुछ, तो वो भी एक इरिटेशन का पहलू होता है, तो हीरे को गर्म कर देता है वो भी। तो हीरे को अगर गर्म होने से बचाना है और उसको जेन्युइन रखना है, तो बहुत सारे मेजर्स ऐसे हैं जो टाइमली लेने पड़ेंगे आपको। हेयर कट के लिए आपकी मुस्टचेस, जो चीज़ें आपके चेहरे पे सूट करती हैं, वो आपको खुद से भी आइडिया होता है कि जो जानू ने कहा सिर्फ वही सब ठीक नहीं है, ठीक है, उसके अलावा भी चीज़ें हैं। ये एक बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का सवाल होता है आपसे, इस मुख्तलिफ अंदाज में हो सकता है। हु आर यू, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वट अबाउट यू, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आपका इंट्रोडक्शन इतना होना चाहिए कि अगला बंदा उसको याद रख सके, उसकी तरतीब, उसमें पाजेज, उसमें स्ट्रेस, जुमलों में, लफ्ज़ों में इस तरह से होना चाहिए। सो थोड़ा सा आप ये देखिए कि मुझे क्या बताना है, तो मुझे जो बताना है उसके मुख्तलिफ अंदाज भी हमें मिल गए हैं, उनमें से कुछ बताना है, ठीक है। और जो सुनने वाले हैं, क्या उन तक वो चीज़ें उनकी मेमोरी में जा रही हैं? कोई ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं आप? कोई अल्फाज का चुनाव इस तरह से हो रहा है, आपके जुमलों में स्ट्रेस और पाजेज उस तरह से हैं? सब तक ये पहुँच गया डॉक्यूमेंट? ये बेसिकली आपको 2 फ़ायदे देगा ये डॉक्यूमेंट। जब आप इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेंगे, आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा, हमें आपका इंट्रोडक्शन लेना, आपके ज़िले का नहीं लेना, आपके पेरेंट्स का नहीं लेना, आपकी फैमिली का नहीं लेना। तो जो आपको बताना है, कोशिश करें फोकस करके अपनी ज़ात के बारे में बताएं, ताकि हमें पता चले हमने आपको रखना है सिस्टम के अंदर, हमने आपको अपनी कंपनी का हिस्सा बनाना है, हमने आपको अपने इदारे का हिस्सा बनाना है, आपके वालिदैन को नहीं बनाना, आपके ज़िले सियालकोट को नहीं बनाना, ठीक है। कोशिश करें कि आप फोकस रहें अपने ज़ात के इर्द गिर्द। अपनी ज़ात को डिफाइन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, और अगर आपने ये रिलीजियसली तैयार कर लिया तो ये आपका CV भी होगा। आपको आइंदा CV की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से बनवाने के लिए, आपकी ये सीधी सीधी CV भी है। इसमें जो टॉप पे लिखा गया है नेम इन कैपिटल, ये बात याद रखिए कि जो आपका नेम इन कैपिटल वाला पोर्शन है, क्या नेम इन कैपिटल वाले पोर्शन में, जब आपका जो नाम का पहला जो है ना पोर्शन, आपके नाम का जो पहला हिस्सा जो है, यानी जो सरनेम है जिसे आप पुकारे जाते हैं, उसके जो पहले पहले लफ्ज़ है ना, जैसे मैं अगर अपना नाम कहूँ तो हम लिखेंगे तो यूं ही बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कहीं अपनी कॉपी पे ना बाद में अलहदा से यूं लिख के हर लफ्ज़ को बेस लाइन बना के, तो इससे जो जो खूबियाँ बनती हैं वो डाल लेनी है। समझ आ रही है? क्या करना है आपने?
आपने अपने नाम को इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखने के बाद इसके आगे क्या करना है आपने, इससे ए से क्या बनता है, एच से क्या बनता है, आई से क्या बनता है, आर से रिस्पॉन्सिबल है, आई से इनिशिएटिव है, एच से ऑनेस्ट है, ठीक है, समझ आ रही है। इस तरीके से जो खूबियां बनती हैं और आपको रेलेवेंट भी हैं आपकी ज़ात से, तो कोशिश करें वो आप अपने नाम से मुतल्लिका यहाँ से निकालना शुरू कर दें, ठीक है। इसके टॉप के ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, कैरियर ऑब्जेक्टिव है, फिर स्किल सॉफ्ट एंड हार्ड अलग अलग हैं, एक्सपर्टीज़ कोई ऐसा काम जिससे आपको महारत हासिल हो, प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपने कोई किए हुए हैं तो पेज चेंज करें। दूसरी साइड पे एकेडमिक्स जो आपने डिग्रियां ली हैं, सीनियर डिग्री ऊपर, जूनियर डिग्रियां नीचे, यानी एमए, फिर उसके नीचे बीए, उसके नीचे एफए, उसके नीचे मैट्रिक। प्रोजेक्ट्स कोई ऐसा काम था जो स्पेशल हुआ और आप उसका पार्ट थे, नहीं है तो बेशक छोड़ दीजिएगा। बियॉन्ड एकेडमिक्स पढ़ने के अलावा आपने कोई काम किया या करते हैं या आपको शौक है करने का तो वो आप लिख लें। बर्निंग डिज़ायर, आपके अंदर एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको सोने नहीं देती, जो करते हुए आपको टाइम एंड स्पेस का पता नहीं चलता, वो चीज़ यहाँ आ जाती है। मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स ढूंढने के लिए एक बड़ा टिपिकल सा काम है। इसका तरीकाकार ये होता है, मैं तो ये एडवाइस करता हूँ कि आप अपने जानने वाले लोगों के ज़िम्मे लगाएं, 5 लोगों के ज़िम्मे लगा दें या 10 लोगों के, उन्हें कहें जी मेरी 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ बता दें, वो आपको सब बताना शुरू कर देंगे, मैसेज करके या चिट उनको पकड़ा के जी मेरे बारे में 3 खूबियाँ लिख दें और मेरी 3 ही खामियाँ लिख दें। वो आपको जब देंगे उनको आप एक तरतीब से एक टेबल बना लीजिएगा, 25-30 खूबियाँ आ जाएंगी, 25-30 खामियाँ आ जाएंगी, फिर उसमें से चीज़ें निकाल के आप क्या करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स में आप पुट कर लीजिएगा। तो ये आपका अगर डॉक्यूमेंट तैयार हो गया तो आपकी CV भी तैयार हो गई एक, और साथ साथ आपकी दूसरी चीज़ तैयार होती है इससे, आपका जो इंट्रोडक्शन है आपने क्या कहना है, और इसमें से चीज़ें निकाल के आपने 30 से 50 सेकंड के दरमियान वो बोलनी है, उसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको एक सिचुएशन आ जाती है इंटरव्यू के अंदर, क्या आती है सिचुएशन जब आ जाती है तो आपने याद रखना है, आपने उसका जो रिप्लाई करना है, उस सिचुएशन से जो निकलना है, उसको हम कहते हैं स्टार रिस्पॉन्स। क्या? यानी जब भी हमें कोई परेशानी आती है तो हम ऊपर देखते हैं ना, या अल्लाह मेरी मदद करें। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अल्लाह पाक की तरफ देखते हैं, ये कहते हैं या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाल, इस परेशानी से निकाल। ऊपर क्या है? आसमान, आसमान पे क्या है? चमकते हुए सितारे, ऐसा ही है। तो आप ये चमकते हुए सितारे हैं, तो आपने स्टार रिस्पॉन्स याद रखना है। स्टार रिस्पॉन्स जब आपके जहन में होगा तो आपको उस सिचुएशन से निकलने में आसानी रहेगी। स्टार रिस्पॉन्स में पहली चीज़ आती है सिचुएशन, जो कि उन्होंने आपको बता दी, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है टास्क, ये स्टार के ही लफ्ज़ों को हम एब्रीवेट करें, वो आपको एक टास्क दे देते हैं, एक सिचुएशन बिल्ड करते हैं कि जी ये सिचुएशन है, उसमें आपने अपने लिए एक टास्क ढूंढना होता है कि इसमें मेरा टास्क क्या है, मैंने क्या करना है, और उसमें मैं एक्शन क्या लूँगा, और मेरे एक्शन के बाद रिजल्ट या रिस्पॉन्स क्या होगा। दिस इज द सिंपल स्टार। स्टार की समझ आई? आप सादा सा स्टार है, उसको आप पुट कर लें जब भी आपके पास कोई सिचुएशन आती है। उस सिचुएशन में पहली चीज़ ये है कि सिचुएशन थी क्या, आपके ज़िम्मे क्या टास्क है, आपने एक्शन क्या लेना है, और उसका रिजल्ट या रिस्पॉन्स क्या होगा। अगर आप इसकी तरतीब, ये हायरार्की बना लेंगे तो आप उस मसले से निकल जाएंगे। अदरवाइज हो सकता है उस सिचुएशन से निकलने में ना आप तमहीद ही बांधते रहें या वसाइल इकट्ठे करते रहें, रिसोर्सेज बनाते रहें, और वो टाइम भी ओवर हो जाएगा और आप उन चीज़ों को शॉर्ट टाइम में कंपाइल नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही बात की? शॉर्ट टाइम में कंपाइल नहीं कर पाएंगे। लिहाजा सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट या सिचुएशन टास्क एक्शन रिस्पॉन्स, इसको हम क्या कहते हैं? स्टार रिस्पॉन्स। कभी भी कोई सिचुएशन बिल्ड हो जाती है, और ये सिचुएशन सिर्फ इंटरव्यू में नहीं आती, ये लाइफ में भी कहीं आ सकती है। जिंदगी के जिस मोड़ पे आपके साथ कोई सिचुएशन आ जाए, आप ये फार्मूला लगाएं। एक एम्प्लॉयर जो है वो क्या चाहता है आप में, उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है, कि आपको आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जो इंटरव्यूअर जो चीज़ें आपसे मांग रहा होता है ना, तकरीबन एम्प्लॉयर भी वैसी ही चीज़ें मांग रहा होता है। लिहाजा जब असेसमेंट शीट बनती है, क्या बनती है? असेसमेंट शीट बनती है इंटरव्यू की, या जो मार्किंग शीट बनती है, उसके अंदर चीज़ें क्या आती हैं? ये चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टीम फिट या टीम वर्क है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होगा, इनिशिएटिव कितना है, कस्टमर केयर क्या है, आईटी से कितना फेमिलियर है, और कमर्शियल अवेयरनेस कितनी है उसकी। और इन सारी चीज़ों में याद रखिएगा पहले के नंबर डबल होंगे बाकियों से। कम्युनिकेशन को आप 20 नंबर देंगे, बाकी को 10-10 तो 100 बन जाएंगे। इसको 40 देंगे, बाकियों को 20-20 तो 200 बन जाएंगे। आपको पहले पोर्शन के नंबर डबल देने हैं, बाकी सबको उसके हाफ देने हैं। ये एक मैंने जर्नल शीट बनाई है। आपका जो फोकस एरिया है ना इंटरव्यू के अंदर, जब भी कोई इंटरव्यूअर बैठेगा या कोई चीज़ें देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये एक मैं एक आप कह लें कि एक टेम्पलेट कह लें आप इसको,
इसको आप ये मत कहिए कि सर उन्होंने मुझसे आईटी की बात ही नहीं की है। ये जनरली एक टेम्पलेट है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इन 9 एरियाज के ऊपर थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं। ये एक टेम्पलेट मैंने बनाया है, ये काफ़ी सारी उस चीज़ों को देखने के बाद कि ये चीज़ें हो सकती हैं जब भी हम किसी टीम की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो एटलीस्ट इन चीज़ों को देखा जाता है। और इसमें से जो पहला पोर्शन है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि यहाँ पे हमने ड्राइव भी की है थोड़ी सी, वो डबल नंबर लेगी, उसके मार्क्स डबल होंगे, बाकी सब चीज़ों के सिंगल होंगे। आपने अपने आप को खुद लेके जाना है। इंटरव्यू रूम के अंदर जो सबसे बड़ा स्ट्रेस हम ले लेते हैं किसी भी वजह से, उसमें एक बात याद रखें कि आपका इंटरव्यू तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ी सक्सेस है। एक दूसरी बात यह है कि अगर आप इनका इंटरव्यू क्लियर नहीं भी होता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी वजह क्या है? उस पर आपकी कोई आगे इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर हो जाए तो वेरी गुड, ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। लेकिन हम अपने आप को इतना एंगेज कर लेते हैं, इतना एंगेज कर लेते हैं कि हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, वो हीरा गर्म होने लग जाता है। लिहाजा जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर दाखिल हों तो बराए मेहरबानी अपने आप को इस मोटिव और सोच के साथ लेके जाएं कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो मेरे जानने वाले हैं। एक जब आप इस मोटिव के साथ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक अच्छा ना कनेक्शन उनके साथ बिल्ड हो जाएगा। उससे अगली चीज़ कि अगर ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, इससे पहले भी तो वो चीज़ आपके पास नहीं थी ना, या थी, तो फिर हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। और आपका इंटरव्यू आप नहीं देना, किसी और ने नहीं देना, किसी और ने तो नहीं देना आपका इंटरव्यू, तो फिर हमें खेलना चाहिए। जन्नत में जाना है तो मौत को तो गले लगाना पड़ेगा ना, बगैर मरे तो जन्नत नहीं मिलती। हम कहें कि मुझे जन्नत मिल जाए और मैं उस वो ना करूं, तो लिहाजा आप अपने आप को पुश योरसेल्फ, आपके लिए कोई बंदा कुछ करने वाला नहीं है। आपके लिए जो किया जा सकता था वो कैसे कर सकता था, उसने एक सेशन अरेंज करवा दिया, हमने एक थोड़ी सी आपसे गपशप लगा ली, आप तक हमने एक व्यू पहुंचा दिया, कोशिश की कि आपकी गलतफहमियां दूर हो जाएं।